देश भर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं पर हमले बढ़ गए। उन पर हमले कई तरह से हो रहे हैं। एक तरफ जहां दलितों का सवाल, पिछड़ों का सवाल, मुसलमानों का सवाल तो केंद्र में आ जाता है, लेकिन कभी आदिवासियों का सवाल बहस के केंद्र में नहीं आ पाता है। पिछले दिनों हम सबको याद ही है कि बेला भाटिया नाम के सामाजिक कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने बस्तर छोड़ने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों के दमन उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। छत्तीसगढ़ में कई सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सोनी सोरी लगातार वहां पर एक्टिव हैं, आदिवासियों के बीच काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हर दिन आदिवासियों के साथ कुछ न कुछ अनोखी घटनाएं होती रहती है। कभी उनको नक्सली बताकर जेल में बंद किया जाता है, तो कभी उनको नक्सली की वर्दी पहनाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका शुक्ला हैं। प्रियंका शुक्ला छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच काम करती है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनसे आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के क्या हालात हैं। तो प्रियंका, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। सबसे पहले यह बताइए कि आप लगातार काम कर रही हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच, क्या स्थिति है वहाँ आदिवासियों की? जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हालात वहाँ बने हुए हैं। उन हालातों में मतलब इतने तादाद में लोग वहाँ काम करने में लगे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पर आदिवासियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर आदिवासी तो पूरा छत्तीसगढ़ ही है, लेकिन अगर आप चूँकि हमारा काम बस्तर पे ज़्यादा रहा है, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप से मैं एज अ वकील के तौर पर काम करी, तो उसके चलते जब हमने काम को शुरू किया तो हमने वहाँ देखा कि चाहे वो बीजापुर का इलाका हो, चाहे वो जगदलपुर का इलाका हो, बस्तर संभाग के जो भी 7 जिले, उन इलाकों में जब हम वहाँ घुसे तो हमने देखा है कि ना शिक्षा के नाम पर भी वहाँ कुछ नहीं है, और भुखमरी के नाम पे जहाँ ये उड़ीसा और बाकी जगह की बात की जाती है, उसमें बीजापुर अगर आप देखें तो शायद पूरे देश में बहुत बुरी स्थिति में है, जिसमें भुखमरी की जो आप देखेंगे तो बहुत बढ़ता हुआ आंकड़ा पाएंगे आप। तो शिक्षा, चिकित्सा और मतलब हर स्तर पर आप उनको कमज़ोर ही देख सकते हैं, और कानून व्यवस्था के नाम तो वहाँ चीज़ है ही नहीं उनके लिए। जहाँ उनके आदिवासियों के बहुत मजबूत हक में उनके मतलब बहुत मजबूत कानून की बातें की गई हैं, बनाया गया है, संविधान में तमाम हक दिए गए हैं, लेकिन उन हक को मिलने के बावजूद उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उनको मिल नहीं पा रहा है। उनकी ज़मीनें बहुत स्ट्रांग है कि उनकी आदिवासी की ज़मीन एक आदिवासी ले सकता है और कोई नहीं ले सकता, उसके बावजूद किस तरह से उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जा रहा है, उनसे छीन लिया जा रहा है। तो ये स्थिति है इस वक्त वहाँ पर। पिछले दिनों कल्लूरी का मामला आया था, क्या था मामला? जो उनके ट्रांसफ़र, ये वो बहुत सारा विवाद उठा था, क्या मामला था? चूँकि कल्लूरी का मामला पिछले दिनों का ही नहीं है, आपको फिर से बताना चाहूँगी। जब बहुत पुराने में जब कुछ मामले थे जिनमें वो आरोपी के तौर पर आए थे, उसके चलते उनको हटा दिया गया था, यही कह करके। उस समय वो एसपी थे, टालमेटला वगैरह के मामले उठे थे, तो उस पर वो एसपी के तौर पर थे। तो ये बोला गया था कि ये चूँकि डिस्प्यूटेड अधिकारी रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है, तो उस तौर पे उनको हटाया गया था। लेकिन 2014 में जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार आती है, वैसे फिर से वो वही जो डिस्प्यूटेड अधिकारी होता है एसपी का, वो डिस्प्यूटेड अधिकारी आईजी बन के प्रमोटेड होकर आ जाता है। और ये आज ही का रिकॉर्ड नहीं है, कल्लूरी का आप पहला भी उठा के देखें तो उनके खिलाफ भी जो हम मतलब ऐसे मामले बने हैं, जिनको हम अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो कुछ उनके ऊपर मामले भी दर्ज हैं। तालमेटला में उनका एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है, जितने भी फेक एनकाउंटर्स उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद तमाम जो हम लोग के काम है, हम लोग को नक्सली समर्थक बता करके, या बाकी और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पे जा रहे हैं उनको नक्सली समर्थक बना करके, या अभी हाल ही में जो एक तेलंगाना की टीम को गिरफ्तार किया गया, उन तमाम में जो भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो वो इस तरह से उनको नक्सली समर्थक बता करके लोगों को केस कर देना, जेलों में भर देना, ये काम लगातार वो करते आए हैं। और उसके बाद जब ये वाला जिसमें हम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर जब हम रिपोस्टमार्टम कराने जाते हैं, तो उसके बाद जो आईजी साहब का जो एक तेलंगाना टीम को गिरफ्तार करना, इसके बाद हमारे ऊपर भी अटैक करना सेम डे, कि ये लोग वहाँ पर नक्सलियों के पैसे बदलवाने आए थे। मतलब हमारे ऊपर, हमारे कुछ साथियों पर भी आरोप लगा, शालिनी गेरा पर आरोप लगा आए थे। उसके दौरान जब हम लोगों ने, इसके बाद बेला भाटिया पर अटैक हुआ, वो सब सारी चीज़ें हुई, तो उसके दौरान जगह जगह से विरोध हुआ। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन एक डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री से मिलने गया। तो मुझे लगता है कि एक दबाव बना है, उस दबाव में चूँकि 2018 में इलेक्शन भी आ रहा है, तो जनता को कैसे और आदिवासियों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें, उसका एक पॉलिटिकल स्टंट था कि उनको मजबूरी में वहाँ से उनका ट्रांसफ़र करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत विवादास्पद आईजी बन चुके थे। तो अभी फ़िलहाल तो PHQ में हैं वो।
लगातार जो है हम देखते रहे हैं कि आदिवासियों को मारकर नक्सली बताया जाता है। तो क्या मामला है, क्या वो सचमुच माओइस्ट होते हैं, नक्सली होते हैं, या फिर आरोप जो लगते रहे कि ये सब एनकाउंटर फर्जी है, क्या लगता है? देखिए, माओइस्ट की बात रही तो ये बात तो नहीं नकारी जा सकती कि वहाँ माओइस्ट नहीं है। वो नक्सली एरिया है, वो नक्सली एरिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप सोचने की बात है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी नीचे से पाइपलाइंस जाती हैं, जिनके ऊपर से तार जाकर के बिजनेस उनका पूरा चल रहा है, तो आप उनको तो पकड़ के, आप अगर इतना ही आपको नक्सली के बारे में पता करना तो आप उनको पकड़िए ना। आप किसको पकड़ते हैं? वहाँ की गरीब आदिवासी जनता को पकड़ते हैं। गरीब आदिवासी की जनता पे क्या पकड़ते हैं कि आपने सहयोग, उसको नक्सली को सहयोग किया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने खाना खिलाया, इस तरह से आपने सहयोग किया। तो अब गरीब आदिवासी जनता जो है, आप उसको बोल रहे हो कि नक्सली सहयोगी है। अब उसके चलते आप देखिए कि जो गांव में आदिवासी रह रहा है, नक्सली, गांव का आदिवासी ही नक्सली भी है कहीं ना कहीं। वहीं का आदिवासी तो कोई नक्सली होगा ना उस नक्सली मूवमेंट में, कोई बाहर का तो है नहीं। अगर वो आदिवासी, आम आदिवासी जिसका नक्सलियों से भी कोई संपर्क नहीं, जिसका सरकार से भी कोई संपर्क नहीं, उस स्थिति में अगर वो नक्सलियों की नहीं सुनता या नहीं सुनेगा तो उससे भी मारा जा रहा है। इधर अगर पुलिस वालों से नहीं सुनता तो उससे भी मारा जा रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आप उसको नक्सली समर्थक, अगर आपको वाकई में नक्सलियों को पकड़ना है तो आप फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों को पकड़िए। हमें लगता है सरकार को उनसे ज़्यादा समझ में आएगा, सब मिली हुई जुली हुई, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर वहाँ की स्थिति ये हो चुकी है आज कि उन गांव में, आप उन गांव के अगर 50 घर हैं तो 50 घर में किसी के खिलाफ कोई समन जारी है, किसी के घर का कोई मर गया है, किसी पे कोई केस जांच चल रही है। मतलब लगभग हर घर में यही हाल है। तो ये कैसे संभव है कि पूरा का पूरा गांव नक्सली है? लेकिन अगर वहाँ नक्सली भी हैं तो क्या कारण है कि आदिवासी नक्सली बन रहे हैं? देखिए, अगर मतलब इसमें मैं अपना पर्सनल बताना चाहूँगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ गरीबी और बेरोजगारी है, वहाँ वहाँ नक्सली, आप चाहे उड़ीसा से उठा के देख लीजिए, झारखंड से उठा के देख लीजिए, यहाँ भी वो चीज़ों से एक हमेशा संघर्ष चला है। बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, तो नक्सली। ये कहते हैं कि नक्सली है तो समस्या है। इनका कहना है कि नक्सली, इनसे जब हम कहते हैं कि वहाँ चिकित्सा नहीं है, वहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, तो ये कहते हैं वहाँ पर विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नक्सली हैं। हम कहते हैं कि विकास इसलिए हो पा रहा है कि नक्सली नहीं है, जबकि वहाँ पर चीज़ें इतनी, वहाँ भुखमरी है, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ गरीबी, इसलिए नक्सली हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि नक्सली का कारण क्या है, ये सरकार को समझने की ज़रूरत है। सरकार की जो भूमिका है आदिवासियों के बीच, वो आदिवासी समर्थक है या कॉरपोरेट समर्थक है? अगर कॉरपोरेट समर्थक होती है सरकार तो फिर एक फैक्टर बन जाता है कि कॉरपोरेट्स जल जंगल ज़मीन पर कब्जा करना चाहेगी, और असली लड़ाई जल जंगल ज़मीन की है। सरकार कॉरपोरेट्स को दे रही है ये। तो इसमें आप कैसे देखती हैं? आदिवासी अगर हक के मांग के लिए हथियार उठा रहे हैं या नक्सली बन रहे हैं, हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आप सरकार की भूमिका को कैसे आंकती हैं? सरकार की भूमिका, मतलब आप भी देख रहे हैं कि पूरे देश में अभी क्या माहौल चल रहा है, उसमें हम ये कहेंगे सरकार की भूमिका बिल्कुल कॉर्पोरेट के सेक्टर, मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके हक में है, आदिवासी के हक में है ही नहीं। अगर वो वाकई में आदिवासी के हक में होती तो जिनकी ज़मीनें आप ले रहे हैं, या जिनकी कोयला जहाँ पर आप कह रहे हैं कोयला खदान हम खोदना चाहते हैं, या जहाँ प्लांट लगाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ की जनता से आप विचार विमर्श तो करिए। आप उनके साथ जाके कि आप एसी के कैबिनेट में, मतलब केबिन में बैठ के आप डिसाइड कर लेंगे कुछ पूंजीपति के साथ कि वहाँ का है, वहाँ पर जाके कर लीजिए। तो इससे साफ दिख रहा है, इसमें बताने की और पूछने की हमें लगता है कि एक दूसरे से ज़रूरत नहीं। हमें साफ दिख रहा है कि सरकार आदिवासियों से संपर्क को संवाद स्थापित नहीं कर रही है, बल्कि अपने एसी के केबिन में बैठ करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ संपर्क करके उनसे डिसाइड करिए कि आप वहाँ का सब, तो वो छिपा नहीं है। अच्छा प्रियंका, एक मामले में अभी आदिवासियों के नरसंहार वाले मामले में, जिसमें 17 आदिवासियों को मारा गया था, उस मामले में एक अभी हियरिंग भी है कोर्ट में। क्या मामला था, आप पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए। 2012 की घटना है, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि 17 जो आदिवासी मारे गए थे। सन 2012 की घटना है जिसमें कुछ आदिवासी अपने गांव में, एक त्यौहार होता है बीच पंडुम का त्यौहार, उस त्यौहार को 5-6 गांव के आदिवासी मिल करके ही उस त्यौहार को मनाते हैं। तो उसकी मीटिंग कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि उनको सूचना मिली थी कि अंदर किसी गांव के 5-6 किलोमीटर के अंदर कहीं पर नक्सलियों की कुछ बैठकें चल रही हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो नहीं पता, लेकिन वो अंदर जैसे ही घुसते हैं उन्हें गांव वाले वो दिखते हैं और उनको ही वो मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें 17 आदिवासियों की जान गई थी।
उसके 10 दिन 12 दिन के आसपास या 15 दिन के आसपास उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राशन वगैरह देने भी गए थे, जिसके बाद वहाँ के आदिवासियों ने ये कहकर के लेने से मना कर दिया था कि हाँ सब, अगर आप यहाँ पर नक्सलाइट्स रहते हैं तो आप राशन देने क्यों आए हैं। खुद वहाँ के जनता ने उसको मना किया। तो उसकी हियरिंग इसी 25 तारीख को लगी है, जो कि फाइनल हियरिंग है, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी बनी थी। हम लोगों ने जब उस पर फैक्ट फाइंडिंग किया था, तमाम अन्य संगठन के लोग और मानवाधिकार कार्यकर्ता उसमें जाकर के उसके फैक्ट फाइंडिंग से वो पूरा मामला निकल के आ पाया था। उस पूरे मामले में अभी हमें लगता है कि 25 तारीख को जब हो जाएगा उसका, तो आप खुद भी उसको पढ़ पाएंगे कि किस तरह से पुलिस ने सब कुछ खुद से बनाया, खुद से ही कहानी मनगढ़ंत गढ़ी, खुद से उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके बयान यदि आपको पढ़ने को मिलेंगे उसमें, जब आप देखेंगे तो डॉक्टर्स ने कितने झूठ बोले हैं, किस तरह से उन पोस्टमार्टम के साथ किया गया और क्या क्या किया गया, वो सारी चीज़ें, जिसमें 7 से 8 नाबालिग भी मारे गए थे। तो वो मामला 2012 का है। उसकी 25 तारीख को फाइनल मतलब जुडिशियल इंक्वायरी जो बैठी थी, जस्टिस वी के अग्रवाल उसके मध्य प्रदेश के जो जस्टिस है वो इसमें आयोग की जांच में है, और 25 को हियरिंग है इसमें युग चौधरी, हमारा जगदलपुर लीगल एड ग्रुप के जितने भी महिला अधिवक्ता हैं वो सभी इसमें इसको प्रेजेंट करेंगे। शालिनी गेरा है, ईशा खंडेलवाल है, निकिता है, मैं खुद हूँ इसमें। तो इस तरह से 25 को वो हियरिंग। लेकिन अभी जो केंद्र की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, ये सरकार तो दावे कर रही है, मोदी जी तो लगातार दावे कर रहे हैं कि वो सबके विकास की बात कर रहे हैं, विकास की रोशनी हर जगह पहुँच रही है। तो मोदी सरकार के इन दावों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, दावे तो ये बड़े बड़े करे हैं इन्होंने, दावों की बात क्या है। अगर ये छोटा सा उदाहरण देती हूँ, इन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले, तकरीबन हमें लगता है 7-8 महीने पहले की बात है, इन्होंने एक आदिवासियों की जो है स्कॉलरशिप बंद करी है, स्टूडेंट्स की। तो ये किस तरह की, मतलब आदिवासी के हक में कहाँ से है? कोई आदिवासी के हक में दावे तो पुराने से भी चले आ रहे हैं ना, कांग्रेस ने भी किए थे वही दावे जो कांग्रेस ने वहाँ पे शुरुआत में किया, स्टार्टिंग में शुरुआत के 3 से 4 सालों में, जब आपकी जोगी उसमें मुख्यमंत्री रहे, उसी को आगे करने का काम भाजपा कर रही है, कुछ अलग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जिस ग्रुप के साथ मैं काम कर रही हूँ, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप, उसमें जो अधिवक्ता है सब महिलाएं ही ज़्यादा अधिवक्ता रही हैं, पुरुष भी रहे हैं लेकिन महिलाएं ज़्यादा रही हैं, और सब यंग लॉयर्स रहे हैं, बिल्कुल बस इस नियत के साथ कि उनको लेकिन वो एक नियत था कि हम इस काम को करेंगे, आदिवासियों के हक में एक विधिक सहायता देंगे। उसमें आप देखिए कि 2013 में ये ग्रुप बनता है, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप। 2013 के शुरुआती दिनों में तो फिर भी हमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी की सरकार केंद्र में आती है, वैसे ही हमारे साथ दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारे ग्रुप को वहाँ से नक्सल समर्थक कह के वापस, मतलब बाहर निकालो करके हमको बाहर निकालना, फिर बेला भाटी पे अटैक करना, मालिनी सुब्रमण्यम पे अटैक करवाना, ये इससे साफ देखा जा सकता है कि ये मोदी सरकार किसी आदिवासी के हक की सरकार नहीं है। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका शुक्ला, जो बता रही हैं कि आदिवासियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, और कॉरपोरेट को जो जल जंगल ज़मीन दिया जा रहा है, इस वजह से आदिवासियों का रुझान माओइस्ट की तरफ भी हो रहा है, नक्सली की तरफ भी हो रहा है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही साथ प्रियंका यह भी बता रही है कि मोदी सरकार आने के बाद कॉरपोरेट्स का शिकंजा जंगल की ओर कसता जा रहा है। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।